नमस्कार, स्टडी ग्रुप 96 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के रिवीजन सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना? उसी कड़ी में आज हम लोग वर्ष 2012 में आए हुए मैथमेटिक्स का रिवीजन करेंगे। मैथ्स वर्ष 2012 प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक है ना? फर्स्ट पेपर। और उसमें ये जो फर्स्ट पेपर था हमारा, इसमें कुल 30 प्रश्न थे और उन्हीं 30 प्रश्नों की आज हम पुनरावृत्ति प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। इस प्रकार की कक्षा में जो चर्चा होती है वो किस प्रकार होती है या क्या होती है? ऑप्शन ए कह रहा है, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। बिल्कुल गलत। ठीक है ना? चर्चा क्या होती है? चर्चा एक आवश्यक उपकरण की तरह कार्य होता है। ठीक है ना? चर्चा करना चाहिए जिससे विचारों का आदान प्रदान हो। नेक्स्ट ऑप्शन बी, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है। देखिए ये अभी तक का कुछ जो है पॉजिटिव आंसर लग रहा है। अगली पढ़ लेते हैं कि उपेक्षा उपेक्षा नहीं करनी है, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने के लिए विद्यार्थी की सहायता करती है। बिल्कुल नहीं। देखिए ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चे क्या करेंगे, जब चर्चा करेंगे तो एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और अपना तर्क कैसे उनको प्रस्तुत करना है उसके लिए वो प्रोत्साहित भी होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। ठीक है, सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। देखिए सबसे पहला आती है सर्वेक्षण आधारित परियोजना। सर्वेक्षण आधारित परियोजना, तो आंकड़ों आधारित जितनी भी आंकड़े आएंगे वो सब सर्वेक्षण पर ही आधारित होंगे, इसलिए सर्वेक्षण आधारित ही उचित लग रहा है। फिलहाल प्रश्नोत्तरी बिल्कुल नहीं, आंकड़ों संबंधी विश्लेषण पहले ही कह रहे हैं। भूमिका रोल रोल प्ले भी नहीं होगा इसमें, वर्ग और पहले भी नहीं होगा। क्या होगा? सर्वेक्षण आधारित। जब आप किसी का सर्वेक्षण करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ डाटा कलेक्शन। क्या करते हैं हम लोग? सेट ऑफ डाटा कलेक्शन, सेट ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है ना? ये करते हैं, यानी कुछ आंकड़े एकत्रित करते हैं और उसके बाद हम उसकी जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, यानी कलेक्शन किए हुए डाटा का सर्वेक्षण करते हैं। वो सर्वेक्षण या निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण परीक्षण जो भी करना है कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और एक गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या करेगा? चाक और टाट पद्धति का प्रयोग करेगा। कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों, ठीक है ना, यानी मैनिपुलेटिव्स और प्रयोगशाला गतिविधि का प्रयोग करना, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा पर प्रयोग करेगा या विभेदन या विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा। क्या करेगा? देखिए इसमें क्या होगा, इस पद्धति के अनुसार पियाजे के अनुसार क्या करेगा, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ठीक है ना शिक्षक, क्यों? क्योंकि पियाजे के सिद्धांत में ये ध्यान रखा गया है कि शिक्षक जो है वो सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा को प्रयोग करे तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में तीव्रता लाई जा सकती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझना है और उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न के कुछ, ये देखिए यहाँ पे टाइपिंग एरर है इसलिए मैं क्वेश्चन देख के पढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि उमा सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है, ठीक है, और उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले 20 कंकड़ लिए, ठीक है, और उससे उनके जोड़े बनाने को कहा। साथ ही 1 से 20 तक के संख्याओं को छांटने के लिए भी कहा। साथ ही क्या कहा? 1 से 20 तक के संख्याओं को छांटने के लिए कहा। अब जिन कंकड़ों के जोड़े बन गए हैं और जिनके जोड़े नहीं बन पाए हैं, उमा क्या करेगी? देखो ऑप्शन ए कह रहा है को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, उमा को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। दूसरा है चाक्षुष विद्यार्थी शिक्षार्थी है। ऑप्शन सी कायिक गतिक शिक्षार्थी है या ऑप्शन डी दूसरा भी शिक्षार्थी है। देखिए जब इस तरीके की बात होती है तो क्या होता है, उमा व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे रही है। क्या नहीं हो रहा है? व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षिका उमा के ऊपर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षिका को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत रूप से उमा के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसके इस कार्य में उसका सहयोग करना चाहिए, उसके लिए स्कैफोल्डिंग बनना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है। रूलर यानी स्केल या पटरी, ठीक है ना, एक टूटा हुआ उसमें उसको पटरी दिखाई गई।
पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है, वो पूछेगा कि इस पे बताइए 5 सेंटीमीटर कहाँ है। अब देखिए यहाँ 1 नहीं है, इसलिए अगर काउंटिंग करना शुरू करें तो 2 से लेकर 6 तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, 1 2 3 4 और यहाँ 7वें पे क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। वो रूलर उठाता है और रूलर पर सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर, वो क्या करता है, सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित कर लेता है, तो उसका उत्तर क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, ना कि लंबाई के रूप में। सही है क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान का को सहचिन्हित किया है। गलत है क्योंकि वो केवल निशान को देख रहे हैं, ना कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। यह गलत है क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना चाहिए था, जो वांछनीय चिन्ह है। बताइए इसमें क्या होगा। देखिए जब क्या हो रहा है कि जब प्रदीप अपना निशान लगाने की परिकल्पना कर रहा है तो वो बिल्कुल सही है। क्या है, सही है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो रूलर पे 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित कर रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, चिन्हित कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रदीप बिल्कुल सही करता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है उच्च क्रमीय चिंतन कौशल, हार्ट्स, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न डैश की मांग करते हैं। कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान, तथ्यों नियमों सूत्रों का ज्ञान, एल्गोरिथम का ज्ञान या संकेतों और चित्रों का ज्ञान। देखिए क्या होता है, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ सीमा तक और संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बात याद रखिएगा, हार्ट्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है कक्षा 3 का एक बच्चा 482 पढ़ लेता है लेकिन 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए, शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाएं। या ऑप्शन बी देखिए यहाँ से है, ऑप्शन बी, कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। ऑप्शन सी, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ को स्थापित नहीं कर पाया है। या ऑप्शन डी, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप में भ्रमित है। देखिए उपयुक्त का उचित आंसर क्या होगा इसमें। देखिए बच्चा ध्यान से सुनता है, क्या कर रहा है, बच्चा ध्यान से सुन रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसमें अंतर नहीं स्थापित कर पा रहा है, स्थानीय मान की समझ को स्थापित नहीं कर पा रहा है। वो 400 को पूरा 400 लिख रहा है और 82 को पूरा 82 लिख रहा है, यानी उसको स्थानीय मान की समझ नहीं है, स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है शैलजा शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त करती है और उदाहरण के लिए 432 प्लस 2 अथवा 4 इजिकल टू 1 प्लस 3 आदि वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है। देखिए संक्रिय अवस्था, परिणामात्मक अवस्था, विभाजनात्मक अवस्था या गुणनखंडीय अवस्था। अब ध्यान से देखिए यहाँ कर क्या रही है, जब शैलजा जो है, शैलजा किसी संख्या को विभिन्न तरीके से व्यक्त करता है। ठीक है ना, क्या करे, शैलजा किसी संख्या को विभिन्न तरीके से व्यक्त करे तो क्या होता है। अब यहाँ शैलजा की जगह मैं शिक्षार्थी यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, जब शिक्षार्थी किसी संख्या को विभिन्न तरीके से इस्तेमाल करे तो वो क्या दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि शिक्षार्थी संख्या की संक्रिय अवस्था की विकासात्मक अवस्था पर है। किसमें है, संक्रिय संक्रिय अवस्था की विकासात्मक अवस्था पर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 देखिए, एक आकृति दे रखी है तो उसमें कह रहा है आकृति में प्रत्येक भुजा की वर्ग 1 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हर भुजा की हम केवल करना हो तो अगर इसको बहुत आसानी से सॉल्व करना है तो आप ऐसे कैसे करेंगे। देखिए कुल मिला के कितनी भुजाएं हैं, यहाँ से यहाँ तक काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और 1 2 3 4। ठीक, टोटल एरिया कितना है, 5/5। टोटल एरिया कितना है, 5/5, यानी टोटल एरिया हमारा हो जाएगा कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना होगा, कुल क्षेत्रफल बराबर 25 हो जाएगा, 5 × 5। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे,
क्या क्या माइनस कर देंगे। देखो एक जो कंप्लीट वाले हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। क्या करेंगे, 1 × 5 प्लस 1/2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा, और फिर देखिए प्लस 1/2 2 × 2 प्लस 1/2 4 × 3। अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इसको हल करने पे हमको क्या मिलेगा, 25। यहाँ से जब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये सारा ये पूरी वैल्यू सॉल्व करते हुए आइए, तो 5 × 5, ठीक है ना, -5 प्लस 2, यहाँ से देखिए 1 2 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 प्लस 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 टाइम और 2 × 6 प्लस 6, ठीक। इसके ऊपर देखिए फिर लिखेंगे प्लस 6। अब इसको जोड़िए, 5 2 7 2 9 और 6 15, -15 प्लस 25 क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक तो ऐसे काउंट कर सकते थे। इसका दूसरा तरीका क्या है कि जब हम इस वर्ग को सॉल्व कर रहे थे, किसको, इस वर्ग को सॉल्व कर रहे थे, तो ये देखिए 5 × 5 का है बच्चे, और हर एक ब्लॉक 1 का है, तो इसमें टोटल काउंट कर लेते क्या, टोटल कितना है, टोटल कुल मिला के कितना है, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए, एक ये कंप्लीट है, एक ये कंप्लीट था, 2 3 4 5, ठीक, और फिर यहाँ पे ये 6 और ये 7, 7 पूरे के पूरे कंप्लीट हैं। ये दोनों मिला के एक, ये दोनों मिला के एक कंप्लीट है, ठीक है। तो 8 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया, 8, एक मिनट रुकिए, 8 हो गए, और उसके बाद ये दोनों मिला के एक कंप्लीट है, कितना हो गया, 9, और ये मिला के एक कंप्लीट है, हो गया 10 कंप्लीट, ठीक है। कितना हो गया टोटल, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है, किसी आयताकार बक्से की लंबाई की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 सेंटीमीटर। अब 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो देखिए हम कितने कितने सेंटीमीटर, 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो आयताकार जो बक्सा है उसके एक बक्से का निकाल लेंगे एरिया। सारी देखिए यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में ही दे रखी है, और जो एरिया दे रखा है, कुल एरिया, वो भी सेंटीमीटर में दे रखा है, घन सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, इसका जब हम निकालेंगे आयतन, एक बक्से का आयतन, तो एक बक्से का आयतन कितना होगा, कि हमको पता है लेंथ कितना है 10, विड्थ कितना है 8, और हाइट कितनी है 6, हाइट या डेप्थ। तो हमारा वॉल्यूम कितना होता है, आयतन, आयतन होता है LBH, इसका मतलब 10 × 8 × 6, इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो कितना आ गया, 10 8 80 और 8 48, 480 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आ गया आयतन। अब देखिए हमारा जो वॉल्यूम आया वो कितना आया, एक बक्से का आयतन बराबर 480 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो कुल बक्से कितने होंगे, कुल बक्से बराबर 6240/480, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 से काट लेते हैं, 12 चौका 48, इसको काटिए, 12 पंचे 60, 2 बचा 24, 12 दूनी 24, 4 के 4 और 4 13 चौका कितना आएगा 13। कुल कितने बक्से की जरूरत पड़ेगी, 13 बॉक्सेस की, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, 2/3 में कितने 1/6 हैं, 2/3 में कितने 1/6 हैं। अब ध्यान से देखिए, जब बात करेंगे 2/3 में कितने 1/6 हैं, तो हम इसको कई तरीकों से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करें, 2/3 के 2/3 की हम लोग निकाल लें कुछ वैल्यूज़, क्या निकाल लें कुछ वैल्यूज़। तो 2/3 को अगर हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर 6 में बदलना है। 2/3 में इसका इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर अगर याद करना हो, कितने 1/6 कह रहा है, तो यहाँ हमको 6 लाना है, कहाँ, यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2/3 है, 2/3 इसको नीचे गुणा करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 6, ठीक है। और ऊपर वाले को भी अगर 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखिए, 4/6
और 2/3, ये दोनों ही क्या है, बराबर है। इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको और इसको फिर 2/3 आ जाएगा। अब 4/6, 4/6 का मतलब क्या हुआ, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, कितने 4/6 हैं, कुल 4 1/6। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ गए। ऐसे जब कभी भी प्रश्न आए तो जिसको पूछे उसका हमको क्या करना है, जितने पूछे उस प्रश्न में उसका हर या उसका अंश भी हमको वही करना है, ठीक है। और जिससे अंश को गुणा करेंगे या जिससे हर हम लेके आएंगे उसी से क्या करेंगे, अंश को भी गुणा करना पड़ेगा, तभी वो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, बस यही बताना है। देखिए ध्यान से, बढ़ते हैं। पहला, 3 लीटर 30 मिलीलीटर में 330, 3 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 पैसा बराबर 0.1 पैसा, यानी 1/100, तो ये तो सही है, ठीक है। 1 दर्जन और आधा दर्जन 18, ये भी सही है। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 10 से भी 10 भाग होगा, ठीक है। यही नहीं सही है, ऑप्शन ए सही नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 लीटर जो है क्या है, इसमें 3 लीटर जो है वो क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा होगा, किससे गुणा होगा, 1000 से, तो और उसमें ऐड होगा कितना, 30, तब जाके होगा, 30 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3030 मिलीलीटर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा सही नहीं है बताना। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है, किसी दिन प्रातः 6:14 से रात 8:02 तक घंटों तथा मिनटों की संख्या है। रात के प्रातः 6:14 से रात के 8:02 तक, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, रात के 6:14 से, ठीक है ना, रात के 8:02 तक कितने घंटे होंगे, तो देखिए रात के 6:14 से और फिर प्रातः के 6:14 से, ये क्या है, सुबह, मॉर्निंग, मॉर्निंग के 6:14 से, ठीक है, और रात के 8:02, तो रात 6:14 से और 6:14 PM तक, 6:14 PM तक, यहाँ क्या था, AM और यहाँ PM, ये कितना हो गया, 12 घंटे हो गए। देखिए इसमें 14 में अगर हम कितना और जोड़ दें तो ये 7:02 हो जाएगा। 14 में कितना जोड़ दें, 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 और 48, ये कितना हो जाएगा, 48 मिनट जोड़ेंगे, 48 मिनट, तो कितना हो जाएगा, 7:02, और इसमें 1 घंटा यानी 60, 1 घंटा और जोड़ देंगे 4, तो हो जाएगा 8:02, ठीक। अब कुल मिला के कितना आया, 12 और 1 13 घंटा 48 मिनट, कितना रहा, 13 घंटा 48 मिनट इज द राइट आंसर। 13 घंटा 48 मिनट हमारा कहाँ है, ऑप्शन डी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या है। 1,21,012 को 12 से भाग दीजिए, शेषफल देखिए कितना बच रहा है, तो देखिए, ठीक है, 1,21,000 और 12 को 12 से भाग दीजिए, आसान है, तो इसको तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, 12 का नंबर 12 कट गया, 1 आएगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये 0 आएगा, और फिर ये फिर 0 बढ़ाएंगे तो 1 आएगा, 12 8 96, ठीक है ना, 5 बचेगा, 52 हो जाएगा, 12 चौक 48 आएगा, शेषफल हमारा क्या बचेगा, 4, शेषफल क्या बचेगा, 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है 4/1 संपूर्ण में डिग्रियों की संख्या होगी। 4/1 की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, जब हम 4/1 संपूर्ण, 4/1 संपूर्ण, तो देखिए 4 समकोण अगर हमको निकालने हो, क्या करने हो, 4 समकोण निकालने हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 गुणे 90 हो गई, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री, ठीक। और 1/3, और 1/3 और का मतलब योग, यानी 360 प्लस क्या, 1/3 समकोण, यानी समकोण का 1/3, यानी 1/3 किसका, 90 का, तो 1 कट गया, 30 आया, कितना हो जाएगा, 390 डिग्री, माफ कीजिएगा, ये देखिए यहाँ गलत टाइप कर दिया, 390 डिग्री, 360 प्लस 30, 390 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है
हामिदा अपने विद्यार्थियों की गणितीय योग्यताओं को समृद्ध करने के लिए उन्हें सदा संख्या प्रतिरूपों या पैटर्न्स का अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने देती है। वह बोर्ड पर निम्नलिखित समस्याएं लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि उसके उत्तर लिखो। 21/7, 2.1/0.72, 0.21/0.07 और 0.21/0.007। अब वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहती है कि विद्यार्थी यह अवलोकन कर सके कि क्या अवलोकन कर सके। ऑप्शन ए, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटाए जाते हैं तो भागफल भी 10 की घात से घटता है। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है, जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरे गुणज को 10 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल समान रहता है। ऑप्शन सी कह रहा है, एक भाजक की 10 से घटत होती है और दूसरे की 10 की घात से बढ़त होती है तो गुणनफल समान रहता है। या ऑप्शन डी कह रहा है, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाए या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। ये बता रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, हमको पता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी एक ही संख्या से किसी चीज़ को घटाएं या बढ़ाएं, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे ध्यान से देखिए, अभी हमने पीछे किया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे हमने कहा था कि 2/3 लिखा है, तो 2/3 और इधर लिखा है हमारा 4/6। तो ये 2/3 और 4/6 क्यों कैसे आए? अगर 2/3 को ऊपर और नीचे दोनों ही 2 से गुणा कर दें, यानी एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो भागफल में हमारे कोई भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये देखिए 2 दूनी 4 और 2 तियाई 6, हमको फिर से क्या मिल जाएगा, 2/3। समझ गए? इसलिए वो कहना चाह रही है कि अगर दोनों को 10 की घात से घटाया जाए या बढ़ाया जाए, दोनों को 10 की घात से घटाया जाए या बढ़ाया जाए तो भागफल हमेशा समान रहेगा। ठीक है, इसको देखिए, इसको करेंगे तो 7×21 आएगा, इसको करेंगे तो वही हल आएगा, इसको करेंगे तो वही हल आएगा, और उसको भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 हमारा कह रहा है कि एक कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या को 1/2 भागे 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल पाते हैं। आधे केक में कितने 1/3 केक टुकड़े होंगे? कितने 1/3 टुकड़े होंगे? इस समस्या को तो वो हल कर ले रहे हैं, लेकिन वो ये हल नहीं कर पा रहे हैं कि आधे केक में कितने 1/3 टुकड़े हैं। इसका कारण क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारा कह रहा है कि विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने योग्य नहीं है। विद्यार्थी योग्य है, ये तो बिल्कुल ही नकारात्मक है। विद्यार्थियों को भाषा बहुत खराब है, विद्यार्थियों का भाषा बहुत खराब है, ये भी अनुपयुक्त आंसर है। समस्या कक्षा 5 के उच्च कठिनाई स्तर की है, ये भी बिल्कुल गलत है। देखिए, भिन्नों पर जो संक्रियाएं बनी हुई हैं, ये कथन हमारा क्या दर्शाता है कि भिन्नों पे जो संक्रियाएं पढ़ाई गई हैं, उनको बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई हैं। ठीक है ना, इसी वजह से वो क्या कर पा रहे हैं, इसको हल नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 देखिए, कह रहा है कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। चरण 1 में कहता है स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति करना। यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है और टैली चिन्हों का प्रयोग करना। चरण 3 में है स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना, और इस स्थिति में शिक्षक को डैश से पाठ का विकास करना है। ठीक है, शिक्षक डैश से पाठ का विकास करना है। अब इसके लिए देखिए क्या क्या है। ऑप्शन है कि व्यवस्था संकल्पना, परिकल्पना प्रक्रिया और संक्रिया। ठीक है ना, ऑप्शन बी कह रहा है व्यवस्था संकल्पना संक्रिया परिकलन प्रक्रिया। ऑप्शन सी कह रहा है संक्रिया व्यवस्था संकल्पना परिकलन और प्रक्रिया, और परिकलन प्रक्रिया व्यवस्था संकल्पना तथा संक्रिया। ये चारों चरण, हम तीनों चरण हमको क्या दर्शा रहे हैं, ऑप्शन में से कौन सा उपयुक्त है? तो देखिए, ऑप्शन ए जो है वो हमारा कह रहा है व्यवस्था संकल्पना। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए, जब उपयुक्त आपको पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या कह रहा है, इनमें क्या है, जो चरण है वो किस क्रम का अनुगमन कर रहे हैं। ये जो चरण है, ये इनमें से किस चरण का अनुगमन कर रहे हैं। तो देखिए, व्यवस्था संकल्पना, फिर उसके बाद पहला चरण क्या कहता है, स्थानीय मान की व्यवस्था की समझ के लिए 2 अंकों की संख्या का पुनरावृत्ति करना। ये क्या है, व्यवस्था संकल्पना। ठीक है, यह है व्यवस्था संकल्पना। उसके बाद क्या है, यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या या बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है टैली चिन्हों का प्रयोग करना। यह है परिकल्पना प्रक्रिया। क्या है, परिकल्पना प्रक्रिया। और सबसे लास्ट में है स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं का व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक डैश से पाठ का विकास करता है, किससे, संक्रिया से पाठ का
विकास करना। सबसे लास्ट में क्या आएगी? संक्रिया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन ए व्यवस्था, संकल्पना, परिकल्पना, प्रक्रिया और संक्रिया, तीनों कथन कह रहे हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 हमारा कह रहा है, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वेन हिले के विचार के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर, निगमन स्तर पर है, चाक्षुषीकरण स्तर पर है, विश्लेषणात्मक स्तर पर है या अनौपचारिक स्तर पर? ठीक है, अब देखिए ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में बच्चा देखिए सब कुछ कर ले रहा है और लास्ट में विश्लेषण भी कर रहा है। क्या कर रहा है? विश्लेषण कर रहा है। बच्चा क्या करता है? पहले संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? वो कई आकृतियां खींचता है और कोणों का मापन भी कर रहा है और सबसे लास्ट में क्या करता है? वो अपनी जो उसने किया सबका उसका निष्कर्ष निकालता है कि सारे सम्मुख कोण समान है। इस केस में वो क्या कर रहा है? वो विश्लेषण, बच्चा जो है क्या करता है? विश्लेषण कर रहा है, ठीक है ना। सारे बच्चे विश्लेषणात्मक स्तर पर हैं क्योंकि बच्चे सारी संक्रिया को समझ गए हैं और उसके आधार पर वे एक निष्कर्ष तक भी पहुंच रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं प्रश्नों का। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 हमारा कह रहा है, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करती है, चतुर्भुज करने के लिए कहती है, ठीक है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का उद्देश्य है संस्थाओं की सहायता करने में विद्यार्थियों, नहीं ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, शिक्षिका का उद्देश्य है, ठीक है, क्या उद्देश्य है कि भुजाओं और कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का क्या उद्देश्य है, ठीक है, ये विद्यार्थियों ने शिक्षिका का क्या उद्देश्य है, संस्थाओं की सहायता, ये सब शिक्षिका का उद्देश्य है, बस यही है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन बी, विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहभागिता। और ऑप्शन सी, सहभागिता या सहायता, सहायता करना। ऑप्शन सी, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों चतुर्भुज को समझने विद्या में सहायता करना। और ऑप्शन डी, परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। अब देखिए ये अलग अलग तरीके से बच्चे को शिक्षिका क्या कर रही है, ये सब बना के कह रही है कि बच्चे को इससे समझाया जा सके, अलग अलग परिप्रेक्ष्य से, अलग अलग परिप्रेक्ष्य से बच्चे को ये समझाया जा सके कि चतुर्भुज किस चिड़िया का नाम है, ठीक है ना, किस चिड़िया का नाम। जैसे वो बता रही है कि भुजाओं का प्रयोग कीजिए, अलग अलग भुजाएं, चतुर्भुज किस प्रकार की भुजाएं हो सकती हैं, अलग अलग कोणों के प्रयोग और अलग अलग विकर्णों के प्रयोग, विकर्णों का भी प्रयोग वो सिखा रही है। इसका मतलब वो चतुर्भुज की समझ को विद्यार्थी में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश दिए होंगे। ऑप्शन ए, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें कर सकती है और उन्हें परिभाषित कर सकती है या सकता है, अच्छा कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है, सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है या परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड अथवा बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। अब देखिए उपयुक्त के लिए जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा जो है वो ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन के निर्देश होंगे, ठीक है। रेखा और रेखाखंड, किरण में अंतर करना और उन्हें परिभाषित करना, ये दे रखा होता है। तो इसके लिए क्या होगा, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। रेखा और नहीं, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्ह में परिभाषित कर सकता है। कहाँ गया अपना ऑप्शन, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर स्थापित कर सकता है और परिभाषित कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 हमारा कह रहा है, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। किन दो संख्याओं को गुणनफल 24 प्राप्त होगा, ठीक है ना। अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करना, ये एक कथन है। यह प्रश्न कैसा है, ये पूछ रहा है। अधिक संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चों की सहायता करना। ऑप्शन बी, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके लिए एक से अधिक उत्तर है।
बंद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके लिए निश्चित संख्या में उत्तर है, या बच्चे को सामान्य समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। बताइए। अब ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किन दो संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होगा। अब इसमें क्या होता है, ये एक मुक्त अंक वाला प्रश्न है। क्या है? मुक्त अंत वाला प्रश्न है। अब मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं? मुक्त अंत वाले में होता है कि इसमें उत्तर जो होते हैं, उत्तर की पॉसिबिलिटी वो एक से अधिक होती है। जैसे छः, जैसे देखिए 6 को 4 से गुणा करने पे भी 24 आएगा, ठीक है। 8 को 3 से भी गुणा करने पे 24 आएगा, 12 को 2 से भी गुणा करने पे 24 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 को 12 से करने पे 24 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 24 को जब 1 से गुणा करेंगे तब भी 24 आ जाएगा। कहने का अर्थ तात्पर्य यह है कि एक से अधिक पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, एक मुक्त अंक वाला प्रश्न है, एक से अधिक उत्तर संभावित हो। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है 10 मीटर लंबाई। अब यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा, 10 मीटर लंबाई वाले एक फर्नीचर वर्गाकार कमरे का फर्श, कमरा कैसा है? वर्गाकार, ये भी याद रखिए। कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइल से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई, हर टाइल की लंबाई कितनी हो? 50 सेंटीमीटर हो, तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? अब ध्यान से देखिए, कमरे का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तो हमको पता है कि कमरा 10, लेंथ कितना है, लंबाई कितनी है? 10 मीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल एरिया कितना हो जाएगा? और ये क्या है? स्क्वायर है, वर्ग है, स्क्वायर है। स्क्वायर का या वर्ग का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो एक साइड हमको दे रखा है, ठीक है ना, साइड इंटू साइड। या फिर इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 10 गुणे 10 बराबर 100 मीटर स्क्वायर। ये 100 मीटर स्क्वायर में आया एरिया, ध्यान रखिएगा। जबकि टाइल की लंबाई को सेंटीमीटर में पता है। अब हमको देखिए एरिया पता चल गया। हमको क्या पता चला? एरिया, कुल एरिया कितना है? 100 मीटर स्क्वायर। अब हम एक टाइल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एक टाइल की लंबाई कितनी है? वो टाइल भी कैसी है? वर्गाकार है, ठीक है। तो एक टाइल की लंबाई कितनी है? एक टाइल की लंबाई, एक टाइल की लंबाई जो है वो है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को हम लोग 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 50 को क्या करेंगे हम, भाग देंगे किससे? 100 से। 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 0.5 मीटर। अब एरिया निकालें तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 0.5 गुणे 0.5 बराबर 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। कुल एरिया हमारा कितना है? अब देखिए कुल एरिया हमारा है, टोटल एरिया 100, इसको भाग दे देंगे किससे? 0.25 से। 0.25 से दशमलव हटेगा, ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100, कितने आ गए? 400। तो नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल कितने हो जाएंगे? 400 इज द राइट आंसर, ओके। 400 का है ऑप्शन बी में। इस तरीके के कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं। देखिए जब आप बताने में थोड़ा सा समय लगता है, अगर आप स्वयं करेंगे या किसी को भी हमको ही करना हो तो उसमें खुद करने में थोड़ा सा कम समय लगता है। अगला प्रश्न है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया। ध्यान से देखिए, एक संतरे का मूल्य कितना है? 2.5 रुपया। 3.5 दर्जन, अब देखिए बात कर रहा है 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? तो 3.5 दर्जन का मतलब क्या हुआ? साढ़े, इसका मतलब क्या हो गया कि एक दर्जन में होते हैं 12, तो 12 गुणे 3.5 गुणा कर लीजिए। 12 पंचे 60 के 0, 12 3 36 और 6 42, कितने हो गए? 42, ठीक है। अब एक का है 2.5 रुपये, एक का कितना है? 2.5 रुपये। तो क्या करेंगे हम? 42 गुणे 2.5 कर लीजिए। 50 के 0, 25 चौका 100 और 5 105, एक अंक के बाद दशमलव दशमलव लगा दीजिए। कितने रुपये होगा? 105 रुपये। 105 इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन सी, यहाँ देखिए क्रम बदल गया है, ऑप्शन सी 105 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। एक चॉकलेट है, जैसे आपने देखा होगा कैडबेरी, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है? एक चॉकलेट होता है और बीच से डिवाइडेड होता है और ऐसे ऐसे डिवीजन होता है। तो इससे कितने टोटल? 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को, 1/6 भाग फिजा को दे दिया। अब मंजू के पास कितने चॉकलेट बचे? अब ध्यान से देखिए, टोटल चॉकलेट कितनी थी?
कुल चॉकलेट कितनी थी? एक। अब मंजू ने दिया किसको कितना? दिया जितना उसका माइनस कर दीजिए, बाकी सबको ऐड करके। तो 1/4 किसको दिया? 1/4 दिया अंजू को, ठीक है। फिर इसमें ऐड कर लीजिए। 1/3 भाग दिया सुजाता को, सुजाता को कितना दिया? 1/3। या 1/6 भाग पूजा को दिया, 1/6 सुजाता। देखिए कुल में से बाकी का सबका योग घटा देंगे तो 1 माइनस। अब 4 के 12, 6 18, ठीक है। 4 3 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12। तो ब्रैकेट में ले लीजिए 12। अब 4 तिहाई 12, ऊपर आया 3, 3 चौक 12, ऊपर आया 4, और 6 दूनी 12, ऊपर आया 2, ठीक है। तो 1 माइनस 9/12, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 माइनस 9/12। इसका मतलब क्या हुआ? 3/12। 3 एकम 3 और 3 चौक 12। मंजू के पास कितना बता? 1/4 भाग इसका बचेगा। कितना बचेगा? 1/4 भाग। अब एक का भाग कितने थे? अब एक चॉकलेट में कुल कितने भाग थे? 12। एक चॉकलेट में जो भाग थे, एक चॉकलेट में कितने भाग थे? 12। तो 12 का 1/4 भाग मंजू को मिला। 12 का 1/4, तो कितना होगा? 4 का 4, 4 हैं 12। मंजू को कितने भाग मिला? 3 भाग। 3 भाग इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर अबव क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 हमारा कह रहा है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग है। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग है। अब देखिए ध्यान से, हम अब अभी हम लोग इसका जो है थोड़ा बड़े स्तर पर ही कर लेते हैं, बाद में इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बता दूंगा। अभी क्या है, शुरू में ही अगर हम ट्रिक्स लगाने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पहले हम लोग इसको जो हमारी पूरा फार्मूला है, अगर कभी आप भूल जाइए तो ये याद रखिएगा। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है, अगर इस तरीके से गुणनखंडों का निकालना हो तो क्या होगा? ये होता है ए की पावर p+1, p+1 -1 अपॉन a-1, ठीक है। और इसी तरीके से होता है, गुणा होता है b की पावर q+1 -1 अपॉन b-1, ठीक है। अब इस फार्मूले में अगर हम देखें तो क्या है? 100, ठीक है ना। अब इसका मतलब देखिए 100 के गुणनखंड कीजिए। 100 का गुणनखंड क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 4 4, पंचे 20, पंचे 100, यानी ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 5 आ गई। ये हो जाएगी हमारी ए की वैल्यू, ठीक है ना, और ये हो जाएगी हमारी बी की वैल्यू, ठीक है। 4 और 5। तो आप इसमें पूरी वैल्यू रख दीजिए, ठीक। और पी हमारी पावर है। अब ए की पावर p+1, तो ए की पावर कितनी है? 2+1, कितना आएगा? 2+1, ठीक। दैट मीन्स ए की पावर 2, ए हमारा कितना है? 2 ही है। 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, और इसी तरीके से आएगा 5 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, ठीक। हल कीजिए इसको, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 1 5, और 2 1 3, 2 की पावर 3 होता है 8 माइनस 1 7 बटे 1, 7/1। और इसको हल कीजिए, 5 को 2 से 5 2 टाइम 25, 25 सॉरी 2 और 3, 2 और 1 3, और 5 की पावर 3 5 25 पंचे 125 माइनस 1 124/4, गुणे 124/4, ठीक है। ये यहाँ लिखा है 4। पहले चेंज कर लेता हूँ, ये तो आपको दिखेगा नहीं। ये है 4, ठीक है। 4। अब 4 से इसको काट के देखिए, कटेगा। 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, ठीक है। और इसको गुणा कर दीजिए 7 से, तो 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, 217 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 217 गुणनखंड में प्राप्त होंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या अपने 27 की ओर। 27 कह रहा है कि 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज, न्यूनतम सार्वगुणज, यहाँ सार्व है, सार चिन्ह है, सार्वगुणज गुणे 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज बराबर होगा किसके? अब देखिए 12 और 16 का सार्वगुणज क्या होगा, ठीक है। 12 और 16 का सार्वगुणज क्या होगा, और 10 और 15 का सार्वगुणज क्या होगा, बताइए। ठीक, तो देखिए 12 और 16 का सार्वगुणज क्या आएगा? 12 और 16 का सार्वगुणज आएगा, सार्वगुणज सार्वगुणज ये आएगा 48, कुल आएगा 48। सार्वगुणज निकालना मैं आपको अगली 60 वीडियो में बता दूंगा। और 10
और 15 का न्यूनतम सार गुणज कितना आएगा, न्यूनतम सार गुणज कितना आएगा, वो आएगा 30। कितना आएगा, 30। चलिए तो देखिए, सार गुणज अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे संख्याओं का, एलसीएम। ठीक है, अब 12 और 16 का एलसीएम होगा 48, और 10 और 15 का एलसीएम होगा 30। तो देखिए दोनों का और मान हमारा कितना होगा ये कह रहे हैं। अब देखिए गुणनफल दोनों का कितना आएगा, 48 और 30 है। यहाँ पे इसकी जगह 48 और इसकी जगह 30, तो गुणे 30। ठीक, दोनों का जब हम गुणनफल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 × 24 के 4, और 3 × 12 और 2 14, 1440। कितना आएगा, 1440, 1440 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 हमारा कह रहा है कि 24 में दो के स्थानीय मानों का योगफल है। तो देखिए देखिए 24 और 24 यानी 2424। देखिए ये दो वाला जो है वो कहाँ है, दहाई के अंक पे है। कहाँ है, दहाई, यानी ये दो गुणा होगा किससे, 10 से। कितना आएगा, 20। कितना आएगा, 20 जीरो। ठीक है, 20 हो गया। और इस वाले दो के लिए क्या होगा, ये कहाँ है, ये है सैकड़ा और ये हो गया 1000 पे। तो ये क्या होगा, ये दो गुणा होगा किससे, 1000 से। कितना आ जाएगा, 2000। 2000। ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए, 2000 प्लस 20 इज इक्वल टू 2020 इज द राइट आंसर। 2020 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए बोरिंग तो नहीं लग रहा है, कभी कभी बोरिंग लगती है मैथ से। अब कैलकुलेटिव आ जाएगी तो थोड़ी सी तो बोरिंग आपको रहेगी, और जिसको मैथ में इंटरेस्ट है उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों वर्गों का परिमाप बता रहा है, 12 और 24 है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना होगा। बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वाले का कितने गुना होगा। ठीक है, अब देखिए जब हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमको क्षेत्रफल, हमको परिमाप पता है। परिमाप कितना पता है, 12 और 24। तो जितना इनका इनके वर्ग का रेशियो होगा उतना ही इनके क्षेत्रफल का रेशियो निकाल। अगर इनके हम क्षेत्र वर्ग के, सॉरी, अगर इनके हम परिमाप के वर्ग का रेशियो निकाल लें तो यही जो है हमारा क्या बन जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि इनके बीच का रेशियो कितना है, उससे हम गुना निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए 12 का स्क्वायर, परिमाप का स्क्वायर, रेशियो 24 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 24 का होता है 576। 576, ये भी देखिए कुछ वर्ग आप याद कर लीजिए अगर निकालने में समय लग रहा है। ठीक है, और नहीं तो मैं वर्ग निकालने की शॉर्टेस्ट टेक्निक भी आपको बता दूंगा। अब इसको देखिए आपस में डिवाइड करके देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि 144/76, 576। इसको काटिए, देखिए दोनों ही संख्या 3 से कट जाएंगी, तो पहले 3 से काट लेते हैं। 3 × 4 = 12, यहाँ बचा 2, और ये 24 हो गया, 3 × 8 = 24। इसको 3 से काटिए, 3 × 3 2 × 6 = 27, 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 48/192, 48/192। ठीक है, और 50 चौका 200, 2 का में 2 चौका 8 का मुझे नहीं, देखिए इसको सीधे काट दीजिए, आएगा कितना, 1/4। यानी जब एक एक गुना होगा, एक एक गुना होगा, तो छोटा वाला जो होगा वो कितना होगा, यानी जो बड़ा वाला होगा वो कितना होगा, 4 गुना होगा। समझ में, समझ रहे हैं। तो छोटे वर्ग से बड़ा वाला वर्ग कितने गुना बड़ा होगा, 4 गुना बड़ा होगा। रेशियो हमारा क्या निकल के आएगा, 1/4। तो छोट ये क्या होगा, ये होगा बड़ा, ये क्या होगा, बड़ा। ठीक है, ये होगा हमारा छोटा। अब देखिए ध्यान से, जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, 4 गुना। 4 गुना इज द राइट आंसर। 4 गुना हमारा कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 और आज के सत्र का आखिरी प्रश्न। 140 × 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे 14,414 मिल जाए। अब देखिए ध्यान से, अगर इसको हम निकालें तो ये सरलतम सवालों में से क्या हम कह रहे हैं, माना माना एक्स जोड़ा जाए, एक्स जोड़ा जाए। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 140 × 101 प्लस एक्स बराबर 14414। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो उससे माइनस होगा। ठीक है, तो x बराबर 14414 माइनस
140 गुणे 100 140 गुणे 101, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। x बराबर 14414 माइनस 14 से गुणा कीजिए, 14 के 14 के 4, 14 जीरो का जीरो, एक इधर आएगा तो एक हो जाएगा, 14 के 14, ठीक है। 1414 ये जीरो यहाँ पे। अंतर कितना बच रहा है? अंतर हमारा बच रहा है, ये गया बचा 4, और 11 से 4 गया बचा 7, और 4 से 13 से 7 जाएगा बचेगा नहीं, एक है ये, 7 नहीं, 4, 3 से 1 जाएगा बचेगा, तो 14 14 करिए 214, 274 इज द राइट आंसर। 274 हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, आज का सत्र कैसा रहा? बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए हमें। थोड़ा सा लेंदी सेशन था, लेकिन प्रयास करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। और जल्द ही मैथ के हम सारे के सारे आपको पेडागॉजी और जितने भी सॉल्यूशन है वो सारे कंप्लीट करा देंगे। बाकी के भी वीडियोज़ आप लोग जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। लाइक, अगर आपको और ज़्यादा ही पसंद आ गई हो तो आप थोड़ा बहुत शेयर भी कर दें, जिससे जो है हम नए नए कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।